हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एसआरजी ट्यूशन की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। हम सबसे पहले फर्टिलाइजेशन समझेंगे, क्या होता है, कैसे होता है, एंड उसके बाद हम इम्प्लांटेशन की बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्टिलाइजेशन को समझने से पहले हम एक छोटा सा प्रोसेस समझते हैं जिसका नाम है इंसेमिनेशन। क्या नाम है इस प्रोसेस का? इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या होता है? इंसेमिनेशन बेसिकली रिलीज ऑफ सीमन इनटू फीमेल वजाइना। फीमेल के वजाइना में सीमन को रिलीज करने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। अब ये इंसेमिनेशन होता कैसे है आप सबको तो वैसे पता ही होगा, ठीक है। टीचर से ज़्यादा नॉलेज रखते हो आप इन सब चैप्टरों की। तो होता क्या है, जब एक मेल एंड एक फीमेल आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं या क्वाइटस करते हैं, तो एट द एंड ऑफ द प्रोसेस जो मेल पार्टनर होता है वो फीमेल पार्टनर के वजाइना में इंसेमिनेशन करता है। इंसेमिनेशन मतलब सीमन को फीमेल के वजाइना में रिलीज कर देता है। उसके बाद जो सीमन रिलीज हुआ उनके बीच में कंपटीशन होता है पूरा, और वो जो सीमन है वो एग तक पहुंचते हैं और वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। अब वो होता कैसे है फर्टिलाइजेशन, वो हमें पढ़ना है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्टिलाइजेशन की बात करें, इट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट एंड फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट। मतलब फर्टिलाइजेशन में मेल एंड फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं, या कह सकते हो मेल गैमेट के न्यूक्लियाई और फीमेल गैमेट का न्यूक्लियाई, ये दोनों आपस में फ्यूज करते हैं और डिप्लॉयड जाइगोट बनाते हैं। यानी जो जाइगोट है वो प्रोडक्ट होता है फर्टिलाइजेशन का। आइए अब हम समझते हैं कि ये फर्टिलाइजेशन होता कैसे है। तो इसमें जो सबसे पहला प्रोसेस होता है वो होता है कैपेसिटेशन का। कैपेसिटेशन में क्या होता है, इसमें जो ग्लाइकोप्रोटीन्स है, बेसिकली मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जो प्रोटीन्स हैं, ठीक है, उनका रीअरेंजमेंट होता है। इट इज द रीअरेंजमेंट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अराउंड द हेड ऑफ स्पर्म। मतलब हमने देखिए जब हेड की स्पर्म की स्ट्रक्चर पढ़ी थी तो हमने देखा था कि एक ऐसे एक्रोसोम होता है, यहाँ पे ये पूरा हेड का पार्ट होता है, फिर यहाँ पे नेक होती है, एंड ये कुछ ऐसा पार्ट होता है, ठीक है। मैं अभी रफ डायग्राम बना रहा हूँ। एंड इसके अराउंड क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जो प्रोटीन होते हैं वो सारे कहाँ मूव करना चालू करते हैं, हेड की तरफ। तो ये जो प्रोसेस होता है रीअरेंजमेंट का, इसी को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेशन, ठीक है। कैपेसिटेशन के दौरान होता क्या है, कैल्शियम आयन जिसको कि रिलीज करा जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा। कौन रिलीज करता है इसको रिलीज करता है प्रोस्टेट ग्लैंड, और ये प्रेजेंट होता है सीमन के अंदर। जो सीमन फीमेल वजाइना में इंसेमिनेट करा जाता है उसके अंदर कैल्शियम आयन प्रेजेंट होता है और इसको सिक्रीट करता है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये कैल्शियम आयन स्पर्म के अंदर एंटर करना स्टार्ट करता है इस कैपेसिटेशन प्रोसेस के बाद, जिसकी वजह से जो जो स्पर्म है वो काफी तेजी से मूव करना स्टार्ट करते हैं और उनकी जो रेस है वो चालू हो जाती है जिसमें वो तेजी से स्विम करते हैं। अब देखिए पहला प्रोसेस ये हो गया कैपेसिटेशन का, जहां पे क्या हुआ, सारे जो फर्टिलाइजेशन के लिए हैं वो रेस में पार्टिसिपेट करने लगे, वो भागने लगे। अब उनमें से कुछ होंगे जो लेफ्ट मुड़ेंगे, कुछ होंगे जो राइट मुड़ेंगे, तो एग के पास पहुंचेंगे। अब जब वो एग के पास पहुंचेंगे तो वहां पे सेकंड प्रोसेस होगा जिसको हम बोलते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन। इस रिएक्शन में होता क्या है, इन दिस रिएक्शन नंबर ऑफ स्पर्म अटैच टू द सरफेस ऑफ एग, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं एग्लूटिनेशन, एंड एक्रोसोम स्टार्ट रिलीजिंग ऑफ हाइड्रोलाइसिन एंजाइम। होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये एक एग है, ये क्या है, एक एग है। अब इस आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, हाँ ये क्या है, एग है। इस एग के अराउंड कई सारे स्पर्म जो है वो आके अटैच हो जाते हैं, एंड इस अटैचमेंट के जो प्रोसेस होता है, इस अटैचमेंट के प्रोसेस को हम बोलते हैं एग्लूटिनेशन। एंड इस प्रोसेस में
रिएक्शन होती है जहां पे ये जो एक्रोसोम होते हैं ये एंजाइम कंटेन करके रखते हैं, ये उन एंजाइम को रिलीज करते हैं और वो एंजाइम इस प्रोसेस को थोड़ा इजी कर देते हैं, इस रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं। ठीक है, उन एंजाइम को हम बोलते हैं हाइड्रोलाइसिन एंजाइम। ये जो हाइड्रोलाइसिन एंजाइम है बेसिकली एक ग्रुप ऑफ एंजाइम होते हैं। ठीक है, ये कोई एक एंजाइम का नाम नहीं है, ये ग्रुप ऑफ एंजाइम है। ठीक है, तो एक्रोसोमल रिएक्शन में होगा क्या, एक्रोसोमल रिएक्शन में जो एग है उससे बेसिकली जो सेकेंडरी oocyte है, ठीक है, क्योंकि एग अभी बना नहीं है, जो सेकेंडरी oocyte है उससे क्या होगा, उससे स्पर्म आके अटैच होंगे, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे एग्लूटिनेशन। और जैसे ही वो होगा कई सारे एंजाइम जो हैं जो एक्रोसोम के अंदर प्रेजेंट है वो रिलीज होना स्टार्ट करेंगे ताकि वो स्पर्म की एंट्री करवा सके एग के सेकेंडरी oocytes के अंदर। सो देखिए ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, यहाँ पे ओवम है, ठीक है, और ये जो स्पर्म है ये आके इससे अटैच होना स्टार्ट हुए। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एग्लूटिनेशन, एग्लूटिनेशन। अब इसकी स्ट्रक्चर देखिए तो जो ओवम है उसके अराउंड एक जोना पेलोस्यूडा लेयर है, ठीक है, कोरोना रेडिएटा की सेल्स है ये, और यहाँ पे जो आपको वैकेंट स्पेस दिख रहा है यहाँ पे हाइलुरोनिक एसिड्स होते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। एंड यहाँ पे एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं पेरीवेटेलाइन स्पेस। ये होता क्या है, ओवम की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये जो जोना पेलोस्यूडा है, इन दोनों के बीच का ये जो स्पेस है इसको हम बोलते हैं पेरीवेटेलाइन स्पेस। ठीक है, सो पेरीवेटेलाइन स्पेस क्या है, स्पेस बिटवीन जोना पेलोस्यूडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी oocyte। ठीक है, अभी मैंने गलती से ओवम बोल दिया, ओवम तो अभी बना भी नहीं होगा। ठीक है, सेकेंडरी oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड जोना पेलोस्यूडा का जो स्पेस है, उनके बीच में जो स्पेस है उसको बोल देते हैं पेरीवेटेलाइन स्पेस। अब होता क्या है कि भाई जैसे ही स्पर्म एंड एग के बीच में एग्लूटिनेशन का प्रोसेस होता है तो उस दौरान जो एक्रोसोम है वो एंजाइम रिलीज करता है। तो उस एंजाइम की वजह से होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये स्पर्म है, इस तरीके से स्पर्म है, तो जो जोना पेलोस्यूडा होती है वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट कर देती है क्योंकि एक्रोसोम ने एंजाइम रिलीज करा, वो उसे डाइजेस्ट कर लेंगे। इसके बाद होता क्या है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेकेंडरी oocyte की, वो इसके अराउंड बनना स्टार्ट करती है, मतलब इसको अपने अंदर लेना स्टार्ट करती है। ठीक है, अटैचमेंट का प्रोसेस होता है एंड यहाँ पे कोन जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, ऐसे कोन जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, तो उसी को हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन। कॉन्टैक्ट ऑफ एक्रोसोम स्टिमुलेट डेवलपमेंट ऑफ आउटग्रोथ बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर की तरफ ग्रो करना स्टार्ट करती है, कॉल्ड फर्टिलाइजेशन कोन, और जिसकी वजह से एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन कोन या फिर कोन ऑफ रिसेप्शन, ताकि वो इनकमिंग स्पर्म को एक्सेप्ट कर सके। फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन कॉज ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल। जैसे ही फॉर्मेशन कोन बनता है सोडियम चैनल की ओपनिंग खुल जाती है एंड सोडियम चैनल के ओपन होते ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डीपोलराइजेशन हो जाता है। ये चीज आपने मसल्स वाले चैप्टर में भी पढ़ी होगी क्लास 11th में, कि सोडियम चैनल जब अंदर करते हैं तो उससे डीपोलराइजेशन हो जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी जब सोडियम चैनल ओपन होते हैं तो वो मेम्ब्रेन के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मूव करना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन हो जाता है। और डीपोलराइजेशन की वजह से जोना रिएक्शन होती है। क्या होती है, जोना रिएक्शन। जोना रिएक्शन क्या करती है, जोना रिएक्शन ताकि और सोडियम अंदर ना आए उसके लिए जो बाकी के स्पर्म्स होते हैं उनकी एंट्री को ब्लॉक कर देती है। तो जोना रिएक्शन क्या करती है, पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट कर देती है। पॉलीस्पर्मी मतलब मल्टीपल स्पर्म को एंटर करने से रोक देती है। सो आपने जो बातें सुन रखी थी कि एक एग के साथ एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करता है, उसके पीछे का जो रीजन होता है वो होती है क्या, जोना रिएक्शन। और जोना रिएक्शन ही इनिशिएट करती है एक और रिएक्शन को जिसको हम बोलते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन। इसका भी काम सेम होता है पॉलीस्पर्मी को रोकने का। ठीक है, बस जोना रिएक्शन तेज करती है ये काम, कॉर्टिकल रिएक्शन स्लो करती है। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे एक प्रोसेस आता है एम्फीमिक्सिस का। एम्फीमिक्सिस में क्या होगा कि जो न्यूक्लियस है क्रोमोसोम का,
जो न्यूक्लियाई है मेल गैमेट का एंड जो न्यूक्लियाई है ओवम का, वो दोनों आपस में फ्यूज करना स्टार्ट करते हैं। मिक्सिंग ऑफ न्यूक्लियाई एंड क्रोमोसोम ऑफ ओवम एंड स्पर्म न्यूक्लियाई। सो अब ये जो एम्फी मिक्सिस हो जाता है तो वहां पे फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाती है और हमारा जाइगोट जो है वो बन जाता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट बन गया। अब जाइगोट जब बनता है तो जाइगोट कहाँ अच्छा, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन मैं आपको बताना भूल गया कि फर्टिलाइजेशन होती कहाँ है। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो जो फर्टिलाइजेशन होता है ये होता है एम्पुला रीजन में। कहाँ होता है? एम्पुला रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन है वो होता है, इसको नोट्स में इंक्लूड कर लीजिएगा, मैं भी लिख दूंगा नोट्स में, ठीक है। अब होता क्या है, एम्पुला रीजन में जब जाइगोट बन जाता है और वो मूव करता है यूट्रस की तरफ, तो उस टाइम पे जाइगोट में काफी तेजी से माइटोसिस होती है। क्या होती है? काफी तेजी से माइटोसिस होती है। और उस माइटोसिस के दौरान जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो डिवाइड नहीं करती, उसके अंदर डिवीजन चलती रहती है और मल्टीपल सेल्स बनते हैं एंड इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लीवेज। आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट इज अ रैपिड माइटोटिक सेल डिवीजन ऑफ जाइगोट विच कन्वर्ट सिंगल सेल जाइगोट इनटू मल्टीसेलुलर मोरुला। अभी मोरुला क्या होता है अभी देखेंगे, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्लीवेज। टोटल साइज ऑफ एम्ब्रियो रिमेन कांस्टेंट ड्यू टू अब्सेंस ऑफ बोथ ग्रोथ फेज। जो साइज होता है एम्ब्रियो का या जाइगोट का थ्रू आउट द क्लीवेज वो कांस्टेंट रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूसली माइटोसिस होती है, जिसकी वजह से जो ग्रोथ फेज होते हैं जो आपने सेल साइकिल में पढ़े होंगे G1 G2, ठीक है, वो नहीं हो पाते। न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीज करता है, मतलब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो है वो इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियस का नंबर है वो बढ़ता रहता है, जैसा आप डायग्राम में देख सकते हो कि ये सबसे पहले क्या था? जाइगोट था जो नया नया बना था एम्पुला रीजन में। अब जैसे जैसे जाइगोट मूव करना चालू करेगा यूट्रस की तरफ, ये सेल डिवाइड होना स्टार्ट करेंगी। पहले 2 सेल बनेंगी, फिर 4 सेल बनेंगी, फिर 8 बनेंगी, फिर 16 बनेंगी। तो ये जो 2-4 सेल वाली स्टेज होती हैं इनको हम बोलते हैं ब्लास्टोमेयर्स। ये जो आप सेल्स देख रहे हैं ये क्या है? ब्लास्टोमेयर सेल है। एंड ये जो 8 से 16 सेल की स्टेज होती है जहां पे एक जाइगोट के अंदर या एक एम्ब्रियो के अंदर 8 से 16 सेल्स हैं, तो उस एम्ब्रियो को हम बोलते हैं मोरुला, ठीक है। ब्लास्टोमेयर्स क्या है? ब्लास्टोमेयर्स वो सेल हैं जो एम्ब्रियो के अंदर हैं, और मोरुला क्या है? उस एम्ब्रियो का नाम जिसके अंदर 8 से 16 क्या है? ब्लास्टोमेयर है, ठीक है। तो आई होप ये टर्म्स आपकी क्लियर हो गई होंगी। क्लीवेज एंड विद द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीसेलुलर मोरुला। जैसे मल्टीसेलुलर मोरुला बनता है तो उसके बाद जो क्लीवेज है वो एंड हो जाता है एंड फिर जो ग्रोथ होती है वो स्टार्ट करती है। अब मोरुला के बाद ऐसा नहीं है कि डिवीजन कंप्लीटली रुक जाएगी, नहीं, डिवीजन कंटिन्यू रहेगी, लेकिन जो रैपिड डिवीजन थी, जो रैपिड माइटोसिस थी, वो रुक जाएगी। अब मोरुला से एक स्टेज बनती है जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, जिसमें मोर देन 16 सेल्स होती हैं। मोर देन क्या, बहुत ज्यादा सेल्स होती है, ठीक है। वहां पे होता क्या है, वहां पे ये जो ब्लास्टोमेयर्स थी, क्या थी? ब्लास्टोमेयर्स थी, वो 2 लेयर में अरेंज हो जाती हैं। ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो ब्लास्टोमेयर्स थी वो 2 लेयर के अंदर अरेंज हो जाती है। एक बनाते हैं ट्रोपोब्लास्ट एंड बाकी इनर सेल मास में अरेंज हो जाती हैं। ट्रोपोब्लास्ट रिलीज करता है हार्मोन जैसे कि HGC, ह्यूमन कोरियन, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया है, ये HCG होगा, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ठीक है। एंड ट्रोपोब्लास्ट ही एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स बनाने का भी काम करती है। अब इसके बाद होता है इम्प्लांटेशन का प्रोसेस। इम्प्लांटेशन में होता क्या है कि जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो आके जो यूट्रस की वॉल होती है एंडोमेट्रियम, उसके अंदर एम्बेडेड यानी कि धंस जाता है। एंड जब वो धंसता है तो जो एंडोमेट्रियम की लेयर होती है वो भी फर्दर डिवाइड करके उसको चारों तरफ से घेर लेती है एंड इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इट इज द अटैचमेंट ऑफ और
एम्बेडिंग ऑफ डेवलपिंग ब्लास्टोसिस्ट टू द वॉल ऑफ यूट्रस विद द हेल्प ऑफ लाइटिक एंजाइम, ये चाहे तो आप छोड़ सकते हो एंजाइम का नाम, विच रिलीज फ्रॉम ट्रोपोब्लास्ट ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है। ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन ब्लास्टोसिस्ट कंप्लीटली सिंक इन यूट्रस एंड एंडोमेट्रियम बिकम मोर वेस्कुलराइज। जब इम्प्लांटेशन हो जाता है तो ये जो एंडोमेट्रियम है ये और ज़्यादा वेस्कुलराइज हो जाती है, यानी इसमें जो ब्लड वेसल्स का नंबर है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि अब इस एम्ब्रियो को डेवलप होने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, और वो न्यूट्रिशन पहुंचाएगा कौन? ब्लड पहुंचाएगा। ठीक है। आफ्टर इम्प्लांटेशन द एंडोमेट्रियम इज नोन एज डेसिडुआ। जब इम्प्लांटेशन हो जाता है तो उसके बाद एंडोमेट्रियम का नाम बदल के डेसिडुआ रख दिया जाता है। तो इम्प्लांटेशन के बाद हम 3 तरीके का डेसिडुआ देखते हैं। एक होता है बेसल, एक होता है पेरिटेलिस एंड एक होता है कैपुलैरिस। क्या क्या होते हैं इनके रोल, क्या क्या होते हैं? अगर हम बात करें डेसिडुअल बेसल्स की तो ये प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में मदद करता है, बेसिकली प्लेसेंटा बनाता है ये, उसमें पार्टिसिपेट करता है। वहीं अगर हम बात करें डेसिडुआ पेरिटेलिस की तो ये वो डेसिडुआ है जो ब्लास्टोसिस्ट से दूर है, यानी जो ब्लास्टोसिस्ट से अटैच नहीं हुआ है, उस डेसिडुआ को हम क्या बोलेंगे? पेरिटेलिस। वहीं अगर हम बात करें कैपुलैरिस, क्या है? कैपुलैरिस वो डेसिडुआ है जिसने एम्ब्रियो को चारों तरफ से घेर रखा है, यानी जिसने चारों तरफ से ब्लास्टोसिस्ट को सराउंड कर रखा है। ठीक है। तो आई होप आपको जो फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन है अच्छे से समझ में आया होगा। हम एक बार इसके डायग्राम को एनसीईआरटी में दिया गया है, वहां पे भी देख लेते हैं। तो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। इसमें देखिए एम्पुलर रीजन में सबसे पहले क्या होगा? यहाँ पे फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हुआ, सी पॉइंट पे क्या होगा? बेसिकली जाइगोट बनेगा, जाइगोट में फिर रैपिड डिवीजन स्टार्ट होगी जिसको हम बोलेंगे क्लीवेज। तो पहले 2 सेल की स्ट्रक्चर बनी, फिर 4, फिर 8, फिर 16, ऐसे स्ट्रक्चर बनना चालू करेंगी। ठीक है। इसमें जो 8 से 16 सेल की स्टेज होती है इसको हम क्या बोलते हैं? मोरुला। एंड इनके अंदर ये जो सेल हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं ब्लास्टोमेयर्स। ठीक है। और ये मोरुला जाके क्या करेगा? मोरुला कन्वर्ट होगा फर्दर किसमें? ब्लास्टोसिस्ट में। ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है कि ये जो अंदर की सेल्स थी, ब्लास्टोमेयर्स थी, ये अरेंज हो जाती हैं ट्रोपोब्लास्ट सेल में, एंड ये ट्रोपोब्लास्ट सेल है एंड ये इनर सेल मास है, इसमें अरेंज हो जाती है। एंड इसके बाद इनका क्या हो जाता है? इम्प्लांटेशन। ठीक है। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे।